Hi learners, today we are going to dive into the wonder of electron transport system. So without any further ado, let's go into it. इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों बोला जाता है या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों बोला जाता है? सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब ही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कुछ कॉम्प्लेक्सेस में प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिकली NADH और FADH2, ये ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो हमारे सेल में हर एक सेल में बनता है और ये बहुत इलेक्ट्रॉन डेंस होते हैं। दीज आर वेरी इलेक्ट्रॉन डेंस। एज अ रिजल्ट इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके हमारा एंड गोल जो होता है वो होता है एनर्जी जनरेट करना। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होती है एक कॉम्प्लेक्सेस से दूसरे कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर की जाती है, दूसरे से तीसरे में, ऐसे ऐसे करके फाइनली एटीपी रिलीज करा जाता है। So today we'll see how this ATP is released from each of the electron from NADH and FADH2. और इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का यूज करके किसी को ऑक्सीडाइज करना। यहाँ पे जो सारे कॉम्प्लेक्सेस होती हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 5 कॉम्प्लेक्सेस होती हैं जिनमें ऑक्सीजन का यूज करके बेसिकली उनको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाया जाता है। एनर्जी मॉलिक्यूलर लेवल पे एटीपी को बोलते हैं। सो सिंस यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है एक एटीपी का इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोला जाता है। तो एक बार रीड कर लेते हैं दी सिग्निफिकेंस ऑफ ईटीएस। सबसे बड़ी बात तो कि इस ईटीएस का सिग्निफिकेंस ही क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि इनको एनर्जी जनरेट करना होता है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। तो वो एनर्जी जनरेट करने का काम होता है ईटीएस का बाय यूटिलाइजिंग हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लाइक NADH एंड FADH2। अगले स्लाइड में देखते हैं कि ये NADH और FADH2 आता कहाँ से है, बट उससे पहले दिस मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर। ये किस कैरियर की बात हो रही है? ये प्रोटीन्स की बात हो रही है जो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं। सो इन कॉम्प्लेक्सेस में या इन प्रोटीन्स में से इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में भागता है और वही इलेक्ट्रॉन प्रोटीन में जा रहा है जिससे अल्टीमेटली हमारा एटीपी बन रहा है। हमें पता है कि हर एक सेल में, बॉडी के हर एक सेल में ग्लाइकोलिसिस तो होता ही है। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस में बेसिकली ग्लूकोज से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। इस दौरान हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसी बनती है जो हाईली एनर्जी रिच होती है, जैसे NADH और एटीपी। एटीपी को सेल डायरेक्टली यूज करके एनर्जी जनरेट कर सकता है। एटीपी को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बट जो हमारा NADH है ये डायरेक्टली यूज नहीं होता, इसको एटीपी में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है TCA साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। TCA साइकिल को क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। मेनी एंजाइम्स आर इन्वॉल्व। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम में होता है ये अब चला जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे। इसी एसिटाइल कोएंजाइम को बहुत बार बहुत सारे एंजाइम से बहुत रिएक्शंस में यूज करके अल्टीमेटली जनरेट करा जाता है वापस से NADH, FADH2 और ATP। तो 2 टाइप के एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एक तो होता है NADH, दूसरा होता है FADH2, तीसरा ATP होता है। बट ATP का डायरेक्टली बॉन्ड ब्रेक करके बेसिकली एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं, बट NADH और FADH2 में से पहले हमको ATP बनाना होता है। सो टेक्निकली NADH2 में से 3.5 ATP बनता है और FADH2 में से 2.5 ATP बनता है। बेसिकली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कुछ 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसकी वजह से जो यहाँ पे NADH और FADH2 प्रोड्यूस हुए हैं उनमें से जो इलेक्ट्रॉन होता है NADH और FADH2 में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन कॉम्प्लेक्सेस में ट्रांसफर किए जाते हैं और अल्टीमेटली हमारा रिलीज करता है ATP। सो ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेसिकली यही वाला सेक्शन है। ये वाला सेक्शन हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसको हमें अभी पढ़ना है। सबसे पहले एक बार क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो मान लेते हैं ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाला हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में हमारे 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। 1 ये सेकंड कॉम्प्लेक्स है, ये थर्ड कॉम्प्लेक्स है और ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स है। ये वाला कॉम्प्लेक्स फिफ्थ कॉम्प्लेक्स होता है बट इसको ATP सिंथेटेज के नाम से जाना जाता है। तो जो भी NADH प्रोड्यूस होता है और FADH2 प्रोड्यूस होता है TCA साइकिल और ग्लाइकोलिसिस में, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं इन कॉम्प्लेक्सेस में। अब सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जा कैसे रहा है? हर किसी पार्टिकल को यूनिवर्स में स्टेबिलिटी की ज्यादा जरूरत होती है। मतलब यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, हायर एनर्जी स्टेट से
लोअर एनर्जी स्टेट में भागते हैं। ये लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाले प्रोटीन से हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाले प्रोटीन्स की तरफ भागते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मान लेते हैं हमारे पास एक प्रोटीन है और ये दूसरा प्रोटीन है। अगर मैं कह रही हूँ किसी प्रोटीन का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, ये सबने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल अगर किसी प्रोटीन का हाई है, दैट मीन्स इसके पास रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी हाई है, मतलब ये रिड्यूस बहुत इजीली हो जाएगा। रिडक्शन के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन गेन की। दैट इज वाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स की तरफ भागते हैं। और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स की तरफ भाग रहे हैं, ये स्टेबिलिटी अटेन कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ रहा है क्योंकि ये हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे जा रहे हैं। और अगर ये लोअर एनर्जी स्टेट पे जा रहे हैं मतलब यहाँ पे कुछ एक एनर्जी एक्सपेंड हो रही है, यहाँ पे कुछ तो एक एनर्जी बन रही है। सो वही वाली एनर्जी जो होती है वो एनर्जी यूज होती है ये वाले हाइड्रोजन आयंस को ट्रांसपोर्ट करने में फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो NADH होता है, NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स इसमें डोनेट करता है कॉम्प्लेक्स 1 पे, FADH जो है कॉम्प्लेक्स 2 पे अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे कॉम्प्लेक्स में भागते हुए 1 से 2 में जाता है, 2 से 3 में जाता है, 3 से 4 में जाता है, और यहाँ पे जाते जाते हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है इन दी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अल्टीमेटली जो ये इलेक्ट्रॉन होता है इसका जो अल्टीमेट फेट होता है वो होता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके उसको रिड्यूस करके H2O बनाना। ये जो हाइड्रोजन आयंस का ग्रेडियंट यहाँ पे बना है क्योंकि हाइड्रोजन आयंस पंप हो रहे हैं और मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयंस का कंसेंट्रेशन कम हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन आयंस यहीं से इस वाले रीजन से हाइड्रोजन आयंस जो है इस वाले रीजन पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है हाइड्रोजन आयंस का। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये एक और कॉम्प्लेक्स के थ्रू जाके, जिसे हम कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं या ATP सिंथेस बोलते हैं, ये इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू अब वापस मैट्रिक्स में आ जाता है। हायर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट में वापस आ जाएंगे, वापस कुछ एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ ATP रिलीज होती है। सो बिफोर मूविंग ऑन सबसे पहले इसको एक बार रीड कर लेते हैं। जो ETS होता है इट इज अ सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। हमने वही बोला, कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं वो रिड्यूस करते हैं और उससे पहले वाले जो प्रोटीन्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो रिड्यूस करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स उनको डोनेट करते हैं वो वाले प्रोटीन्स ऑक्सीडाइज करते हैं। सो इट इज अ सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अलोंग अ फ्यू प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस टू फॉर्म द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। फाइनल प्रोडक्ट होता है वो हमारा H2O बनता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड में, और इन्हीं मॉलिक्यूल से वापस ATP बनाया जाता है। So the electrons move from a higher energy level to a lower energy level, attaining stability, and at every step there is increase in the reduction potential। मैंने बोला आगे वाले प्रोटीन में जो है रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है तभी वो इलेक्ट्रॉन्स एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। एंड जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं मोस्टली सारे के सारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होते हैं। मैंने मोस्ट इसीलिए बोला है क्योंकि जो यूबिक्विनोन होता है, यूबिक्विनोन एक कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पे, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में नहीं बल्कि पूरे मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है। बेसिकली पूरे मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्पैन करता है। बाकी सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इंसर्टेड होते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स 1 पे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है उसको NADH डीहाइड्रोजनेज का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले ये दिस इज द फर्स्ट एंट्री पॉइंट टू द ETC। और ये जो है इस वाले कॉम्प्लेक्स में NADH जो है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, 2। एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द विटामिन B2 और राइबोफ्लेविन। बेसिकली इसका जो को फैक्टर होता है ना, राइबोफ्लेविन होता है। जो FMN है बेसिकली फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है। यहाँ पे FMN मॉलिक्यूल होता है और यहाँ पे 7 to 8 आयरन सल्फर क्लस्टर्स होते हैं। ये आयरन सल्फर क्लस्टर्स भी यहाँ पे को फैक्टर की तरह ही काम कर रहे होते हैं। इसके नाम ही से पता चल रहा है क्लियरली ये क्या है, ये एक एंजाइम है। 2 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ द NADH। अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आगे सेकंड कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे। तो जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है दिस इज द फर्स्ट एंट्री पॉइंट टू द ETC फॉर FADH2। मतलब यहाँ पे जो FADH2 होता है वो एक ही इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आता है, डायरेक्ट एंट्री होती है FADH2 से एक इलेक्ट्रॉन की। ये फर्स्ट एंट्री पॉइंट FADH2 का है। बट यहाँ से कॉम्प्लेक्स 1 में से भी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। सो इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। इसका भी कोफैक्टर विटामिन B2 होता है, विटामिन B2 से बनता है। एंड इट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ बोथ TCA साइकिल एंड ETC। क्यों? बिकॉज इसका जो नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है। तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज नाम का एक एंजाइम होता है।
सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज नाम का एक एंजाइम होता है जो टीसीए साइकिल में प्रेजेंट होता है। तो आज हमें पता चल गया कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है वो टीसीए साइकिल में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे इंसर्टेड होता है। ठीक है, इट इज नॉट इन दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जैसे टीसीए सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ये वाला स्टेप जिसमें सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इन्वॉल्व होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। सो यहाँ पे भी आयरन सल्फर क्लस्टर्स होते हैं, ये देखो। ठीक है, जो कोफैक्टर का काम कर रहे होते हैं, एंड वन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ एबीटीएच टू। जो थर्ड स्ट्रक्चर आता है उसे यूबिक्विनोन बोलते हैं। यूबिक्विनोन बेसिकली इसको कोएंजाइम क्यू भी बोला जाता है, और मैंने पहले ही बोला था जो यूबिक्विनोन होता है इट स्पैन्स दी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि इट इज लिपिड सॉल्युबल, या हम बोल सकते हैं इट इज हाइड्रोफोबिक एंड इट मूव्स इजीली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्यू साइकिल, क्यू मैंने बोला शॉर्ट फॉर्म होता है यूबिक्विनोन का, मतलब ये क्या है? यूबिक्विनोन साइकिल। अब होता ये है कि जो कॉम्प्लेक्स 1 है और कॉम्प्लेक्स 2 है, हमने देखा कॉम्प्लेक्स 1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं NADH से, और कॉम्प्लेक्स 2 में 1 इलेक्ट्रॉन आता है FADH2 से। ठीक है, सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आगे वाले कॉम्प्लेक्स को रिड्यूस करने का कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया दैट मीन्स ये क्या हो गया? रिड्यूस, राइट? ये कॉम्प्लेक्स अगर रिड्यूस हो गया तो इसको यूबिक्विनोन से हम बोल सकते हैं ये यूबिक्विनॉल बन गया। यूबिक्विनॉल इसका रिड्यूस्ड फॉर्म का नाम होता है, मतलब जो मॉलिक्यूल था वो यूबिक्विनोन था, क्यू था, अब ये बन गया QH2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसी को बेसिकली यूबिक्विनोन साइकिल बोलते हैं या क्यू साइकिल बोलते हैं। इसके आगे वाला कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स 3, इसका नाम है साइटोक्रोम C रिडक्टेज। ये भी एक एंजाइम है। ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस बेसिकली एंजाइम्स होते हैं जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। वो सारे के सारे एंजाइम्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे हैं, तभी ये सारे के सारे एंजाइम्स का नाम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड है। डिहाइड्रोजनेज मतलब ऑक्सीडाइज करना, इससे पहले वाला था डिहाइड्रोजनेज, इसका भी मतलब ऑक्सीडाइज करना होता है। रिडक्टेज का मतलब भी रिड्यूस करना होता है। सो यहाँ पे भी बेसिकली 2 आयरन सल्फर क्लस्टर्स होते हैं और इट कंटेन्स साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C। सो इसके पास ना एक हीम ग्रुप होता है। हीम ग्रुप का मतलब, हीम का मतलब होता है आयरन, राइट? ये जो आयरन ग्रुप होता है ना, ये दो चीजों में साइकिल करता है, एक रिड्यूस एक ऑक्सीडाइज। मतलब अगर मेरा आयरन ऑक्सीडाइज्ड होगा वो +3 स्टेट में होगा, अगर रिड्यूस्ड होगा +2 स्टेट में होगा। जब रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, और जब ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। सो जो ये आगे के 3 कॉम्प्लेक्सेस थे, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, उसमें से जो यूबिक्विनोन पे आया, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अब ट्रांसफर हो जाते हैं साइटोक्रोम B C या कॉम्प्लेक्स 3 में। सो सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए तो इसीलिए ये रिड्यूस हो गया, और ये इसका जो +3 स्टेट होता है वो +2 स्टेट में चेंज हो जाता है हीम ग्रुप का। इसके बाद एक लास्ट कॉम्प्लेक्स होता है, ये होता है कॉम्प्लेक्स 4। पहले वाले कॉम्प्लेक्सेस से जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है तब क्या होता है? ये रिड्यूस हो जाता है, ये खुद रिड्यूस हो जाता है। दैट मीन्स इसका जो Fe3 वाला पार्ट होता है वो Fe2 में 2+ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें भी 2 हीम ग्रुप होते हैं, कंटेन साइटोक्रोम A, A3 एंड C। ये साइटोक्रोम A, A3 और C तीनों को कंटेन करता है। इस पूरे को मिला के हम कॉम्प्लेक्स 4 बोलते हैं। द साइटोक्रोम होल्ड्स द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टिल इट इज रिड्यूस्ड, रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द सराउंडिंग टू मेक वाटर। बेसिकली होता क्या है, ये साइटोक्रोम मॉलिक्यूल जो होता है ना, ऑक्सीजन को ना बहुत टाइटली होल्ड करके रखता है। हाइड्रोजन आयन तो होता ही है। सो ये हाइड्रोजन आयन जो होता है बेसिकली ऑक्सीजन के साथ मिलके अल्टीमेटली बनाता है वाटर। ये हमारा वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स है ETS का। ऑन एनी फर्दर, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, जब NADH से NAD+ बन रहा है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, जो ये कॉम्प्लेक्स है वो रिड्यूस हो रहा है। जो ये इलेक्ट्रॉन है इसका एनर्जी कम हो रहा है, वो स्टेबिलिटी अटेन कर रहा है, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो यूज होता है हाइड्रोजन आयन को पंप करने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। सो बेसिकली कॉम्प्लेक्स 1 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ट्रांसफर करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 करता है 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ट्रांसफर, और कॉम्प्लेक्स 4 करता है 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ट्रांसफर। सो नाउ लेट्स कम टू कीमियोस्मोसिस। अब कीमियोस्मोसिस के नाम में एक तो आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमको पता है इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू ए लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा वर्ड दिया हुआ है केमी। यहाँ पे केमी का मतलब है हाइड्रोजन आयन। तो एग्जैक्टली यही हो रहा है कि जो कीमियोस्मोसिस है वहां पे हाइड्रोजन आयन वो मूवमेंट करते हैं फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू विच कॉम्प्लेक्स F0 F1 ATPase कॉम्प्लेक्स। जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्सेस थे 1 3 और 4, वो 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ऐड कर रहे थे फ्रॉम दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स।
मतलब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम था। दैट मीन्स कि हाई कंसंट्रेशन से कोई भी चीज लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में जाती है और उस दौरान एक एनर्जी रिलीज होता है। सो यहाँ से यहाँ तक सारे हाइड्रोजन आयंस एक एक करके आएंगे। एक्चुअली एक एक करके नहीं, 2 हाइड्रोजन आयंस एक साथ आते हैं। यहाँ पे जब ये हाइड्रोजन आयंस अंदर आएंगे, ये रिलीज करते हैं एक एटीपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से जो हाइड्रोजन आयंस थे वो लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे आ रहे थे और उस दौरान में हमारे पास कुछ एनर्जी रिलीज हुआ जिसको हमने एटीपी बनाने में यूज कर दिया। सो ये हो गया हमारा सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो एक बार इसे रीड कर लेते हैं। फ्री एनर्जी फ्रॉम द सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, सारे जो रिडॉक्स रिएक्शन पहले के कॉम्प्लेक्सेस में हो रहे थे, दे आर यूज्ड टू पंप प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। हमने देखा जो हमारा कॉम्प्लेक्स 1 था यहाँ पे 4 प्रोटॉन ट्रांसफर कर रहा था, कॉम्प्लेक्स 3 है वो भी 4 प्रोटॉन ट्रांसफर कर रहा था और कॉम्प्लेक्स 4 है वो 2 प्रोटॉन ट्रांसफर कर रहा था, राइट। सो रिडॉक्स रिएक्शंस एक के बाद एक होते गए, ट्रांसफर प्रोटॉन्स ऊपर होते गए, दे वर पम्प्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। So the protons are aggregated in the intermembrane space, right? Intermembrane space में वो aggregate कर गए, which establish an electrochemical gradient. Electrochemical gradient इसे इसीलिए बोला गया है क्योंकि एक तो हाइड्रोजन आयंस है, आयंस है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो होगी, प्लस यहाँ पे केमिकल एनर्जी भी है। इसे मिला के ना इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बोला जाता है। प्रोटॉन्स व्हेन दे मूव डाउनस्ट्रीम, हमें पता है कि जब कोई भी चीज डाउनस्ट्रीम मूव कर रही होती है, दैट मीन्स दे रिलीज एनर्जी। So, energy is generated in the form of ATP. Hydrogen ions are charged molecules that cannot diffuse through the lipid bilayer. अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने आप क्यों नहीं अंदर आ सकते? ठीक है, ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे है अपना लिपिड बाइलेयर, तो ये तो यहाँ से भी आ सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये होते हैं चार्ज्ड, लिपिड सॉल्युबल नहीं है या हाइड्रोफोबिक नहीं है, हाइड्रोफिलिक है क्लियरली, इनके पास चार्ज है, तो ये लिपिड मॉलिक्यूल के थ्रू डिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको एक पर्टिकुलर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है जिसको हम एटीपी सिंथेज बोलते हैं। दे यूज द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। सो एटीपी सिंथेज जो है, सिंथेटेज जो है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। एंड एटीपी सिंथेटेज इज अ मॉलिक्यूलर मशीन, राइट। ये F1 पार्टिकल है, ये F0 पार्टिकल है। जब भी 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स F1 F0 पार्टिकल से आगे नीचे की तरफ आते हैं ना, ये रोटेट करता है, ये वाला सेक्शन मोटर की तरह काम करता है, ये रोटेट करता है और एटीपी जनरेट करता है। So we can say it facilitates the addition of a phosphate to the ADP by using the hydrogen ion potential gradient. जो कीमी ऑस्मोसिस होता है ना, देखो हमें ये चीज बिल्कुल अच्छे से पता है कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसमें से भी एटीपी रिलीज होता है, जो टीसीए साइकिल होता है या क्रेब्स साइकिल होता है उसमें से भी जो है एटीपी रिलीज होता है, राइट। बट एटीपी इतने अमाउंट में यहाँ पे रिलीज ही नहीं होता कि ये सफाइस कर जाए पूरे सेल को सर्वाइव करने के लिए। तो हमें क्या चाहिए? ईटीएस। ईटीएस में से इतना सारा एटीपी रिलीज होता है ना, तो 90% ऑफ द एटीपी इन अ सेल इज रिलीज्ड बाय ईटीएस। इट इज ऑल्सो प्लांट्स में बेसिकली ये लाइट रिएक्शन में यूज होता है फोटोसिंथेसिस के। एंड इस कीमियोस्मोसिस के प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये चीज मैंने पहले ही एक्सप्लेन करा था, इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं, एक बार और देख लेते हैं। ऑक्सीडेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है, और फॉस्फोराइलेशन इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एडीपी के साथ एक पीआई या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब एडीपी का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है और अल्टीमेटली एटीपी बन रहा है, ठीक है। सो ऑक्सीजन यूज करके अल्टीमेटली हमारा वाटर बनाता है। एक एंड प्रोडक्ट ये हो गया, एक एंड प्रोडक्ट एटीपी हो गया। सो ये हमारे 2 मेन एंड प्रोडक्ट्स हो गए ईटीएस के। इनिबिटर्स में सबसे पहले तो रोटेनॉन होता है। रोटेनॉन डायरेक्टली इनिबिट करता है कॉम्प्लेक्स 1 को, ये कॉम्प्लेक्स 1 का इनिबिटर है, ठीक है। एंड रोटेनॉन जो है बेसिकली एक पेस्टिसाइड होता है, ठीक है। कार्बोक्सिन जो है, कार्बोक्सिन इनिबिट करता है कॉम्प्लेक्स 2 को, ये फंगिसाइड है। डॉक्सोरियोबिन जो है ये इनिबिट करता है यूबिक्विनॉन को, और ये बेसिकली एक कीमोथेरेपी की तरह यूज होता है कैंसर में। नेक्स्ट है एंटीमाइसिन ए, ये है एंटीबायोटिक, ये इनिबिट करता है कॉम्प्लेक्स 3 को। CO और CN ये इनिबिट करते हैं कॉम्प्लेक्स 4 को। ओलिगोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है जो बेसिकली इनिबिट करता है कॉम्प्लेक्स 5 को या एटीपी सिंथेटेज को, ये भी होता है एक एंटीबायोटिक। डीएनपी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रग है, इसका पूरा नाम होता है डाइनाइट्रोफिनॉल। ये डाइनाइट्रोफिनॉल जो होता है ये मेम्ब्रेन को ना लीकी कर देता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हमारा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा था। सो टेक्निकली क्या होना चाहिए कि यहाँ पे जो एटीपी सिंथेज है उसमें से हाइड्रोजन आयन पास करना चाहिए टू रिलीज एटीपी, राइट। बट डीएनपी क्या करता है ना, डीएनपी कर देता है इस मेम्ब्रेन को लीकी। अभी मेम्ब्रेन लीकी होने की वजह से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन आयंस है वो एटीपी सिंथेटेज के थ्रू जाने की बजाय ये डायरेक्टली मेम्ब्रेन के थ्रू चला जाएगा। मतलब यहाँ पे
the required amount of ATP is not being produced. इसी डाइनाइट्रोफिनॉल को इसीलिए वेट लॉस ड्रग बोलते हैं। लॉस ड्रग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से अभी भी लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे ही आ रही हैं, बट इस बार एटीपी का सिंथेसिस नहीं हो रहा। अब जो एनर्जी है ना, एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। दैट मीन्स ये हीट एनर्जी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करेगा, और मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करेगा तो वेट लॉस ज्यादा होगा।